गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं इस कक्षा 9 की अर्थशास्त्र का पहला अध्याय पालमपुर कहानी, पालमपुर गांव की कहानी को आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये अर्थशास्त्र का मेरा कक्षा 9वीं का अभी पहला पीरियड शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस चैप्टर को और मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातों को बड़ी गहराई से सुन करके समझ करके अभ्यास प्रश्नों को हल करके इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अर्थशास्त्र विषय चूँकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए बहुत सारे शब्द, बहुत सारी शब्दावलियाँ, बहुत सारे अवधारणाएँ, कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं इसमें जो तुम पहली बार पढ़ रहे हो। इस कारण से तुम्हें समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, जिसको दूर करने के लिए पहले तुम्हें सिंपल तरीके से एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी को, पालमपुर की स्थिति को दर्शाया गया है कि पालमपुर नाम का एक गांव है। उस गांव का संक्षिप्त परिचय आपको इस पुस्तक में दिया हुआ है। आप देखेंगे, जब इस पूरे पालमपुर गांव की स्थिति को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पालमपुर गांव के माध्यम से अर्थशास्त्र को कैसे समझा जा सकता है, ख़ास करके उत्पादन की प्रक्रिया को। क्योंकि अर्थशास्त्र जो है वह पहला उसका जो पार्ट है वो उत्पादन से ही संबंधित होता है। उत्पादन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, फिर हम उपभोग करते हैं, फिर बाजार में क्रय विक्रय करते हैं, वो विनिमय कहलाता है। इसलिए अर्थशास्त्र का भाग है उत्पादन, अर्थशास्त्र का भाग है उपभोग, अर्थशास्त्र का भाग है विनिमय, अर्थशास्त्र का भाग है विकास। तो इस तरह से अर्थशास्त्र का भाग है आय और रोजगार। तो इस तरह से अर्थशास्त्र की ये सब पार्ट हैं, आपस में सब भाई हैं। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, आय, विकास, ये सारी चीज़ें, उसमें आपको प्रारंभ में सबसे पहले उत्पादन को समझना है कि उत्पादन क्या है। और ये पालमपुर गांव की कहानी जब पढ़ेंगे आप तो इससे स्पष्ट हो जाएगा। मैं संक्षेप में आपको बतलाना चाहूँगा कि ये एक नोट्स है जिसको आप रख सकते हैं अपने पॉइंट में, इसको नोट्स कर सकते हैं। इस कहानी में पालमपुर गांव है जिसमें कुल परिवारों की संख्या 450 है, जिसमें 80 परिवार उच्च जाति के हैं। और पालमपुर की कृषि की भूमि जो है उस पर अधिकांश लोगों का इन्हीं का स्वामित्व है, ऊंची जातियों का। और जिनके ईंट के, सीमेंट के पक्के मकान, अच्छे मकान बने हुए हैं, गांव की अधिकांश भूमि के स्वामी वो हैं। और 450 परिवारों में से लगभग 80 परिवार ये हैं। और 1/3 परिवार यानी 450 का 1/3, 150 परिवार दलित है, जिनमें छोटे छोटे उनके घर हैं और कुछ के मिट्टी व फूस के बने हुए हैं। और गांव के एक किनारे उनकी बस्तियां हैं जिनके पास भूमि या तो नहीं ही है, न के बराबर ही है, और अगर है किसी के पास तो थोड़ी मोड़ी मात्रा में है। और वो विशेष करके कृषि श्रमिक के रूप में ही कार्य करते हैं। और इस तरह से 220 अन्य परिवार हैं जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में, कृषि में, छोटी छोटी उनकी कृषि भूमि है उसमें कार्य करते हैं, और कुछ गैर कृषि कार्य करते हैं। अब आइए देखेंगे कि पालमपुर गांव का जो मुख्य व्यवसाय है, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पालमपुर, तो इसको हम 2 पार्ट में ले लेते हैं भाग में। एक है कृषि संबंधित यानी खेती, फार्मिंग, और लगभग 75% लोग फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। और गैर कृषि कार्य, लघु स्तरीय विनिर्माण, जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो कोई लकड़ी का काम कारपेंटर है, खिलौने बनाता है, लकड़ियों की चीज़ें बनाता है, कोई
आयरन स्मिथ है, लोहार है जो लोहे के बने औजार खेती में प्रयोग करने वाले बनाता है। और इस तरह से ये सारी लोहे से संबंधित, लकड़ियों से के उत्पादन से संबंधित और आपका मिट्टी से संबंधित इत्यादि छोटे छोटे उत्पादन जो विनिर्माण यानी कच्चे माल लेकर के इनको बना करके नया माल तैयार करना। तो ये और भी छोटे छोटे जैसे मसाला बना देना, अचार बना देना, पापड़ बनाना, ये सारा छोटे छोटे मुरब्बा बनाना, ये सारा लघु स्तरीय विनिर्माण की प्रक्रिया में आते हैं। तो कुछ लोग इस कार्य को करते हैं, कुछ लोग डेयरी पशुपालन करते हैं और परिवहन यानी कुछ लोग गाड़ियां रखे हैं, जैसे ऑटो रखे हुए हैं या मिनी ट्रक रखे हुए हैं, उसके माध्यम से माल की ढुलाई वगैरह करते हैं। और कुछ दुकानदारी करते हैं अपनी, उनकी ख़ास करके रिटेल शॉप है, ग्रॉसरी की, पंसारी की। तो इस तरह से जो मेन अपने ऑक्यूपेशन है वो दो भागों में डिवाइड है। अधिकांश लोग खेती पर हैं और कुछ लोग थोड़े से गैर कृषि कार्य, लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन, दुकानदारी पर निर्भर है। अब पालमपुर गांव की जब स्टोरी पढ़ोगे तो ये पास की शाहपुर से लगा हुआ है। मंडी जो वहाँ है गांव, पालमपुर गांव के पास शाहपुर, उससे सड़क से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर कई और गांव के व्यापारी आते हैं और अनाज और गुड़ आदि फसलों की आदि उत्पादों की बिक्री वहाँ होती है, लेन देन होता है। तो जो परिवहन व्यवस्था पालमपुर की है वो सड़क पक्की सड़क की है, यानी पालमपुर गांव जो है पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है, जहां से छोटे आसपास कस्बों में और बड़े कस्बों में मंडियों में जाने का मार्ग सुलभ है। आप पुस्तक में देखेंगे कि पालमपुर गांव के लोग बैलगाड़ियों और आदि परिवहन के साधनों से, मोटरसाइकिल से लोग आवागमन कर रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि पालमपुर गांव पक्की सड़कों से जुड़ा हुआ है। और परिवहन के जो साधन हैं आप देखिए पालमपुर में, वो अमूमन बैलगाड़ी है और जीप है, ट्रैक्टर है, मिनी ट्रक है, बाइक है आदि, ये आवागमन के साधन हैं, माल ढुलाई करने वाले और यात्री ढुलाई करने वाले। तो परिवहन व्यवस्था भी अमूमन पालमपुर में उसी तरह से है जैसा कमोबेश हमारे यहाँ एक सामान्यतया गांव में होता है, उसी तरह का पालमपुर में भी है। दूसरा है, अब आप देखिए कि पालमपुर के लोग खेती करते हैं, तो खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सिंचाई के साधन, कि पालमपुर के लोगों के लिए सिंचाई के क्या साधन हैं। तो आप देखेंगे कि सिंचाई के साधन में वहाँ बिजली के नलकूप, जैसा कि स्टोरी में दिया है कि किसान अपने खेतों की सिंचाई बिजली के नलकूप से करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि पालमपुर गांव में सड़क के साथ साथ बिजली की भी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से नलकूप लगाकर, ट्यूबवेल लगा करके वहाँ के किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। इसलिए आधुनिक सिंचाई की सुविधा पालमपुर गांव में उपलब्ध है। और पालमपुर गांव की अब आइए शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को जब देखेंगे आप स्टोरी में, तो आप पाएंगे कि पालमपुर गांव की शिक्षा व्यवस्था में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है। स्वास्थ्य व्यवस्था में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी है, और एक प्राइवेट नर्सिंग होम है, निजी औषधालय है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पालमपुर गांव में अमूमन सामान्यतया हमारे उत्तर प्रदेश या पंजाब, हरियाणा, बिहार, इन राज्यों में कमोवेश जैसा एक सामान्यतया गांव में जो स्थिति होती है, चाहे वो शिक्षा और स्वास्थ्य की, सिंचाई के साधन की, परिवहन व्यवस्था की, मुख्य व्यवसाय की, परिवारों का सामाजिक वर्गीकरण की, भू स्वामित्व, भूमि के वितरण की। आपने देखा कि जो उच्च जाति के हैं 80 परिवार, उनके पास अधिकांश भूमि है, तो भूमि का वितरण भी कमोबेश जो हमारे यहाँ एक गांव में है, उसी तरह से कमोबेश
पालमपुर में भी है, जब पालमपुर की स्टोरी आप पढ़ेंगे। इसलिए मुख्य पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे अपने, कि पालमपुर गांव में कुल 450 परिवार, 80 परिवार जो हैं ज़्यादा भूमि रखते हैं, जो उच्च जाति के हैं, अच्छे मकानों में हैं। 150 परिवार दलित हैं, जिनके पास लगभग या तो कुछ के पास थोड़ी ज़मीन है और लगभग कई के पास ज़मीन नहीं है, और घास फूस मिट्टी के बने हुए मकानों में ज़्यादातर रहते हैं। इनके घर छोटे हैं। और बाकी 220 अन्य परिवार हैं जो कुछ कृषि में है और कुछ गैर कृषि क्रियाओं में है। मुख्य व्यवसाय आपको बता ही दिया गया है। परिवहन व्यवस्था पालमपुर में कैसी है ये भी आपको स्पष्ट हुआ, जो कमोबेश हमारे यहाँ है। जिस तरह के सिंचाई के साधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ों देखने के बाद अब आप आएंगे, देखेंगे कि पालमपुर गांव जो है वो एक, जैसा कि हमारे यहाँ का एक सामान्य गांव है उसी तरह का है। अब आप देखेंगे कि उत्पादन का संगठन। अब इसके बाद जो अर्थशास्त्र का प्रथम पार्ट है, भाग होता है, अर्थशास्त्र के अंग कहते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया पहला उत्पादन है, दूसरा उपभोग है, तीसरा विनिमय है, एक्सचेंज, जिसमें बैंकिंग वगैरह पढ़ा जाता है, कैसे लेन देन होता है, एक्सचेंज विनिमय है। फिर वितरण है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो लाभ होता है, रेंट होता है, मजदूरी होती है, इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है विभिन्न लोगों को। तो इस तरह बहुत सारी पार्ट करके अर्थशास्त्र के में अवधारणाएं हैं, जिनको आपको अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है, जिनमें आपको यहाँ पर उत्पादन जो पहला अंग है उसको पढ़ना है। तो उसको जानने के लिए उत्पादन को सबसे पहले आप ने पालमपुर की स्टोरी को देखा, पालमपुर की वस्तु स्थिति को देखा। अब आइए इसमें देखते हैं कि उत्पादन का उत्पादन है क्या, कैसे उत्पादन किया जाता है। अब इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। आप सुबह से अगर देखें तो आप सुबह उठ करके ब्रश किए होंगे, तो आपने पेस्ट यूज़ किया होगा, आपने ब्रश यूज़ किया होगा, फिर आप नाश्ता किए होंगे, रोटी खाए होंगे, आप कपड़े पहने होंगे, आप जूते पहने होंगे, आपके घर में पंखा होगा, आपके घर में ट्यूबलाइट होगी, आप दूध पिए होंगे, आपके घर में बिस्तर होगा, चद्दर होगा, कापी, किताब, पेंसिल, कपड़ा, जूता, चप्पल वगैरह वगैरह बहुत सारी वस्तुओं का आप प्रयोग करते हैं, जिनको सामान्यतया उपभोग कहते हैं। हम इसकी चर्चा बाद में आपको करेंगे। यहाँ पर हम आपको बतलाना चाहते हैं उत्पादन। तो देखा आपने कि तमाम वस्तुओं का आपने उपयोग किया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आपकी तमाम तरह की आवश्यकताएं जो वस्तुओं के माध्यम से पूर्ति होती हैं। अब है दूसरा पार्ट लिखा, सेवाओं के माध्यम से भी आपकी आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको ज्ञान की आवश्यकता है, ये ज्ञान की आवश्यकता मैं शिक्षा के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। तो जो वस्तुएं के रूप में नहीं, सेवाओं के रूप में मैं दे रहा हूँ। इसी तरह आप बीमार हो जाएंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी चिकित्सा करेगा, उसके बदले वो फीस लेगा। तो आपकी आवश्यकता भी पूरी चिकित्सा की थी, उसको डॉक्टर ने पूरा किया। कैसे? अपनी सेवाएं दे करके। आपकी आवश्यकता शिक्षा की थी, जिसको टीचर ने पूरा कैसे किया? सेवाएं दे करके। तो इसलिए हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल भौतिक वस्तुओं की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, सेवाओं की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये वस्तुएं और सेवाएं पहुंचती कैसे हैं? उत्पादन के माध्यम से। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि ये उत्पादन कैसे होता है, किन किन चीज़ों को मिला करके हम उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था में करते हैं। तो इसलिए इसमें जो चीज़ें आवश्यक होती हैं उत्पादन के लिए, उन्हें कहते हैं उत्पादन के साधन। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्यों करने के लिए
बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी की है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत इनपुट्स। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? तो भौतिक पूंजी के दो पार्ट हैं। एक है अस्थाई पूंजी, जिसमें औजार, मशीन, भवन, जो बिल्डिंग है, जो औजार हैं, जैसे किसान का ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, इसी तरह से किसी फैक्ट्री की मशीन है, उसकी बिल्डिंग है, जो इंस्ट्रूमेंट औजार हैं, वो सारी चीज़ें मिल, जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे तो वो अस्थाई पूंजी के अंतर्गत आती हैं। मोटे तौर पर जितने एसेट्स होते हैं, बिल्डिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, औजार हैं, भवन है, मशीन है, यंत्र है, वो सब स्थाई पूंजी में आते हैं, जिसको फिक्स्ड एसेट्स कहते भी हैं एक दूसरे शब्दों में। और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। तो तीसरा है भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल, जिसमें दो पार्ट हैं, क और ख। क है स्थाई पूंजी, जिसको आपको मैंने बताया, भवन, औजार, बिल्डिंग, मशीनें। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, जिसमें कच्चा माल व नगद मुद्रा आती है। तो इसमें आप देखेंगे कि किसी भी वस्तु को बनाने में, जैसे कपड़ा आप पहने हैं, बना है, तो इसके लिए कच्चा माल लगा है। ये कच्चा माल आपको जो है वो कपास के रूप में प्राप्त हुआ होगा। अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन आपने देखा है जो प्रकृति से सीधे उत्पादित होकर के नहीं आती हैं, चाहे वो कापी, किताब, कपड़ा, जूता, चप्पल, इन सब को पैदा करने के लिए हमें जो है कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल और कुछ नगद भुगतान करने पड़ते हैं आपको, कुछ नगद पैसों की आवश्यकता होती है। ये दोनों मिला करके कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील क्यों? क्योंकि जैसे तुमने कोई उत्पादन प्रारंभ किया, मान सपोज आप जो है चाक पैदा करना चाहते हैं, जो स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर जो इस पर पढ़ाया जाता है, जिससे हम लोग पढ़ाते हैं। आप इसके लिए आपको मशीन पहले ख़रीदना पड़ेगा, आपको एक कमरा बनवाना पड़ेगा। तो अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपको मशीन और कमरा बनवाना पड़ा बिना उत्पादन शुरू हुए। तो इसी को कहते हैं अस्थाई पूंजी, जो भौतिक पूंजी का पहला पार्ट है। और जब आप उत्पादन कार्य शुरू कर देंगे, उत्पादन होना शुरू हो जाएगा, तो आप कच्चे माल मंगाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस मंगाएंगे, वाटर लेंगे, उसमें कलर मिलाएंगे और लेबर को लेकर के उसको भुगतान करके कुछ नगद पैसा अपने पास रख करके आप उत्पादन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे। तो कार्य शुरू हो जाने पर जो पूंजी लगती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। और एक चौथी आवश्यकता होती है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं इंटरप्राइज। हम अगले एपिसोड में, अगले चैप्टर में, अगले पीरियड में आपको ये उद्यम क्या है इसके बारे में बताएंगे। ये इंटरप्रेन्योरशिप, ये जो तीनों साधन हैं उत्पादन के, लैंड, भूमि, जिसमें सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, श्रम, जिसमें शारीरिक और मानसिक श्रम, और पूंजी, जिसमें स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, इन तीनों साधनों को एकत्रित करके उत्पादन प्रक्रिया में जो भागीदारी करता है संगठित करके, और जो रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है उत्पादन प्रक्रिया में, ऐसा चौथा तत्व कहलाता है उत्पादन करने वाला जो स्वामी है, वह कहलाता है उद्यम, जिसे आजकल मानव पूंजी के रूप में भी कहा जाता है। तो उद्यमी जो है इन तीनों उत्पादन के साधनों को संगठित करके उत्पादन की प्रक्रिया करता है। यह तभी कर सकता है जब उसके अंदर उद्यम का भाव हो, इंटरप्रेन्योरशिप, यानी जोखिम उठाने की और साधनों को संगठित करने की और उत्पादन प्रक्रिया में भागीदारी देने की। तो इस तरह मानव पूंजी के बारे में मैंने आपको बताया, जिसको उद्यम कहते हैं, इंटरप्राइज। इसीलिए आपने देखा होता उद्यमिता विकास मंत्रालय
जो है बनाया गया है कि जो तमाम लोग, सरकार उन्हें लोन देती है कि अगर आप उद्यम कोई करना चाहें, इंटरप्राइज करना चाहें, स्थापित करना चाहें, तो आपको सरकार देती है लोन कि आप लैंड, लेबर, कैपिटल को इकट्ठा कीजिए, भूमि, श्रम पूंजी को, और फिर अपने मानव पूंजी का प्रयोग करके, अपने उद्यम का प्रयोग करके आप उत्पादन की प्रक्रिया करिए। तो इस तरह से कुल मिला के निष्कर्षतः उत्पादन के 4 कारक हैं, जिनमें पहला कारक है, आप देखिए जो ये आपका नोट्स है इसको बना लीजिएगा। पहला कारक है उत्पादन, उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, यानी सबको मिला करके कोई उपयोगी चीज़ बना लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी को मिला करके हमने चाक बना दिया तो उसमें उपयोगिता आ गई। तो वो कपास को लेकर के कपड़ा बना दिया तो उपयोगिता आ गई। तो यही उत्पादन का सृजन ही, उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज़ प्रोडक्शन। इसके मोटे तौर पे साधन जो आपने पढ़ा, पहला साधन है आपका भूमि, जिसमें सभी प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं। दूसरा साधन है श्रम, इसमें शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम, फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर दोनों होता है। शारीरिक और मानसिक श्रम, जिसमें मजदूरी और वेतन। तीसरा आपको बताया पूंजी, कैपिटल, इसमें स्थायी पूंजी, फिक्स एसेट्स, और कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट का स्थायी पूंजी के अंतर्गत भवन, मशीनें, औजार, और कार्यशील पूंजी के अंतर्गत कच्चे माल और नगद मुद्रा। और चौथा जो मानव पूंजी है, जिसको इंटरप्राइज बताया। तो ये 4 उत्पादन के महत्वपूर्ण साधन हैं। अब इन चारों साधनों पर नोट्स बना करके आप दिए गए अभ्यास, इस पूरे टॉपिक में दिए गए अभ्यास को हल करिएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि उत्पादन के विभिन्न साधन और पालमपुर गांव में किस प्रकार की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आप उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे।